जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी यूनिट 5 जो कि हिंदी कविता विधा से संबंधित यूनिट है, हमारे पाठ्यक्रम में कवि धूमिल की 4 रचनाएं लगी हैं, जिनमें से 3 रचनाएं उनकी पहली जो काव्य संग्रह बहुत चर्चित संग्रह में आता है, संसद से सड़क तक, जो कि 1972 में काव्य संकलन प्रकाशन में आया। उसमें नक्सलवाड़ी रचना, मोचीराम, इनके अलावा अकाल दर्शन, ये तीनों जो है रचना जो संकलित है वो संसद से सड़क तक में संकलित है। इनके अलावा कल सुनना मुझे, जो कि 1976 में प्रकाशन में आता है, उसमें इनकी रचना रोटी और संसद संकलित है। हम आज बात करने वाले हैं इनके द्वारा जो रचित रचना है नक्सलबाड़ी। दरअसल 1967 ईस्वी में अगर बात करें तो 1967 में बंगाल के नक्सलबाड़ी नामक जगह से जमींदारों के शोषण के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह खड़ा होता है और व्यापक प्रभाव तत्कालीन उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ तक कि आंध्र और मध्य प्रदेश तक ये अपनी आंख के लपेट में सभी जगहों को ले लेता है। और इस तरीके से ये आंदोलन 60 के दशक में उपजे क्षोभ, निराशा व विद्रोह को एक दिशा देता है। देखिए, इससे पूर्व क्या था कि जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था तो लोगों के हाथ में ये था कि हम पराधीन हैं और जिस दिन हम स्वाधीन होंगे हमारी जो मनवांछित जितनी भी हमारी आकांक्षा अपने भारत को लेके वो सारी पूरी होंगी, क्योंकि हमारे ही लोग होंगे। लेकिन जब सत्ता परिवर्तित हुआ, यानी अंग्रेजों से हाथ में जो सत्ता परिवर्तित होकर भारतीयों के हाथ में आया, जब ये दिखा कि कुछ चंद लोगों के हाथ में सत्ता आया है, बाकी कुछ बदलाव नहीं हुआ है, वो जो विक्षोभ की स्थिति थी कि कैसे जमींदार लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो जो जन समूह था, जो थोड़ा भी जागृत हुआ, जिनकी चेतना सुसुप्ता से थोड़ा भी जागृत अवस्था में आई, उन्होंने सशक्त विद्रोह किया। और ऐसे समय में कवि धूमिल जैसे जो जागृत रचनाकार हैं, जो सशक्त रचनाकार हैं, जो समाज की आवाज बनते हैं, उन्हें लगा कि हमें ऐसे जो आवाज को दबाने नहीं बल्कि उठाने चाहिए। ऐसे में इनकी ये जो कविता है शुरू ही होता है सहमति से। अगर आप इनकी पंक्तियों को पढ़ेंगे तो ये जो कविता शुरू होता है सहमति की नकार से, यानी हर एक चीज में हम सहमति नहीं, हाँ में हाँ नहीं मिला सकते जो सत्ता की चाटुकारिता है उनके साथ। ये कहते हैं सहमति नहीं है, समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिकों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिराह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है। यानी एक ऐसी विद्रोही चेतना की भूख का इलाज, अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगा है तो उसका इलाज क्या है? नींद के पास है। क्या सत्ता हमें इस तरीके से एक कह सकते हैं कि लालच का वो पकड़ा के कि जिसको भूख लगा है नींद उसका इलाज है, आप सो जाओ तो भूख जो है, जो जिसकी क्षुधा पूर्ति नहीं हो पा रही है, वो नींद से उसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। यानी कवि धूमिल यहाँ पे कहते हैं अगर मुझे कविता लिखना है तो मुझे अब इस भारत की जिसकी हमने कल्पना की थी, मुझे ऐसे भारत की कल्पना नहीं बल्कि मुझे दूसरे प्रजातंत्र को चाहिए जहां पे मैं अपनी आवाज को बुलंदी से रख सकूं। तो धूमिल की ये कविता जो कि नक्सल आंदोलन के समर्थन में सबके समक्ष आती है, दरअसल वे स्वतंत्रोत्तर भारत की उन स्थितियों को उजागर करना चाहती है जिनसे नक्सलवाड़ी आंदोलन ने जन्म लिया। कैसे वो सहमति के नकार से उत्पन्न होती है? यह नकार लोकतंत्र पर आम सहमति है, हाँ में हाँ मिलाने की सहमति नहीं है। दूसरी चीज, भूमि अधिग्रहण पर सहमति। तीसरा, विकास से शोषणकारी मॉडल पर सहमति। धूमिल किसी दूसरे लोकतंत्र की मांग करते हैं क्योंकि इस लोकतंत्र में यह कहा जाता है नींद को भूख के इलाज की तरह पेश किया जाता है। यानी लोग स्वार्थपन में अपने जिनको समझौता करना है वो सत्ता की चाटुकारिता के साथ मिलकर सत्ता का समझौता कर लेते हैं, लेकिन आम सहमति वो व्यक्ति नहीं उठा सकता है जो समझदार है, जो अपने समाज के प्रति जनचेतनशील है, जागरण में है। तो ये स्थिति धूमिल के साथ होता है कि वो कहते हैं कि हम सत्ता की हर एक चीज में हाँ नहीं, जो चीज गलत है उसमें भी हम हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। तो ये जो है 1967 में बनारस से निकलने वाली पत्रिका आमुख है। तो ये जो संसद से सड़क तक 1972 में संकलन में आया था, इसके पूर्व 1967 में बनारस से जो आमुख पत्रिका ये निकलता था उसमें ये संकलित हुआ था, मतलब कि वो छपा था। यही साल था जो नक्सलवाड़ी विद्रोह का साल था और उसी समय ये पत्रिका भी जो है अपने उसमें जो है कविता का प्रकाशन करवाई थी। बाकी धूमिल साठपुत्री अराजक विद्रोह से आगे बढ़कर सुसंगत विपक्ष की ओर संक्रमण का प्रतिनिधित्व सबसे बेहतर तरीके से करते हैं और बंगाल का स्टेशन अचानक केंद्र में आ जाता है जब वहां की निराशाजनक परिस्थिति से क्षोभ उत्पन्न होता है और लोग, यानी जो प्रजातंत्र है, वो कहते हैं कि अब और नहीं सहेंगे और विद्रोह का बिगुल बजा देती है। तो जब हम ये कविता पढ़ेंगे तो पूरा कथानक समझ में आएगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको थोड़ी भी दुविधा होगी। बहुत ही धैर्य के साथ पूरा वाचन कविता का सुनिए और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिकों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिराह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है, मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान सहुआइन के जांग पर भूल आया है। फिर भी हकलाते हुए उसने कहा, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है।
देखिए, धूमिल द्वारा रचित जो नक्सलबाड़ी शीर्षक कविता ये है, एक इस तरीके से एक उदाहरण पेश करता है कि जब लोग बहुत ही संत्रास्त अवस्था में क्षोभ की स्थिति में थे, तो एक ऐसा आंदोलन उभर के आता है जिसमें लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं और ये कविता उनके समर्थन में खड़ा होता है। यह कविता वर्णनात्मक ना होकर सांकेतिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ये बताता है कि जो इस वामपंथी उग्र उभार में देखा जाए उसकी असफलता के कारण क्या है, उसके पीछे लोग उसके साथ नहीं आते। उसे इस बात का क्षोभ है कि लोग दक्षिणपंथियों की तरफ हैं और वामपंथी का साथ नहीं दे रहे हैं। इस कविता में कवि अनेक प्रश्न करता हुआ सत्य उद्घाटित करना चाहता है कि वह दूसरे किसी प्रजातंत्र को ढूंढने का उपक्रम कर रहा है। लोग किस तरीके से, यानी जो कवि है यहाँ पे जो भी बातें खुलकर कहना चाहता है, वो सत्य का उद्घाटन खुलकर नहीं कर सकता। वो कहता है कि अगर इस कोई भी बात को अगर हम यहाँ पे सत्य का उद्घाटन करेंगे, तो फिर वही है कि इस सत्ता में हमें संघर्ष करना पड़ेगा और हमारे खिलाफ ही आवाज़ें उठेंगी, हमारे साथ कोई नहीं आएगा। तो सहसा कहें कि इन्होंने कहा कि तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घूंसे पर तुम गिर पड़ोगे। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वह कौन-सी सुरक्षित जगह है, जहाँ खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे? प्रतीकात्मक तौर पे हमारी दृष्टि नहीं जाती, हम जीवन भर अगर देखें तो जो दाहिने हाथ का प्रयोग है वो जीवन के दैनिक कार्यों में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, बाएँ हाथ का उतना प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पे इन्होंने दाएँ हाथ को नैतिकता, यानी दाएँ हाथ की नैतिकता दैनिक जीवन में कहते हैं कि व्यवहार में बहुत प्रबल है, लेकिन हम उतनी इज़्ज़त अपने बाएँ हाथ को नहीं देते। बिल्कुल अगर जीवन में भी देखें तो वैसे ही इन्होंने एक स्थिति उत्पन्न की है कि जैसे हाल बेचारे बाएँ हाथ का है कि वो सदैव कमज़ोर रहा है, तो इस पटकथा यानी जो संसद से सड़क तक है, इसमें जो ये लंबी कविता यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी यही कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक हैं, वो स्वतंत्रतोत्तर उनकी दशा बिल्कुल वही बाएँ हाथ के समान है। उनकी आकांक्षा है, उम्मीद है, उद्योग है, नियति है, जो भी यथार्थ चित्रण अगर प्रस्तुत किया जाए, उनमें उनके आंतरिक जीवन और बाह्य जीवन का पूरा दृश्य अगर देखें तो बिल्कुल वही बाएँ हाथ के समान है। यानी उनकी उम्मीदें तो बहुत थी, आकांक्षाएँ तो बहुत थी, लेकिन वो भी बिल्कुल बेबस हैं, लाचार हैं। नए मूल्यों और शोषण के क्रमों, यानी मूल्यों की नीतियों और घातक व्यवहारों को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि इस कविता में हिंदुस्तान के माध्यम से देश की जो वस्तु स्थिति है, उसको अगर वस्तुतः धरातल पे प्रस्तुत किया जाए, तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, कहते हैं कि ये जो है, ये एक खुला हुआ सच है कि आदमी जो है दाएँ की हाथ की नैतिकता जो है, दाएँ हाथ की नैतिकता उससे तो मजबूर है, क्योंकि तमाम उम्र गुज़र जाता है ना? लेकिन वो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अपने किस हाथ का करता है? दाहिने का। और अब तो हवा भी पूछ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए, जिनमें कल आदमी अकाल था, वक़्त के फालतू हिस्सों में छोड़ी गई पालतू कहानियाँ, देश प्रेम के हिस्से भूल चुकी और समझौता बन गई, जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज़ दी थी। नहीं, अब वहाँ कोई नहीं है, मतलब की इबारत से होकर सब के सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए। लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में जहाँ पालो और बंजर का फ़र्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं और विपक्ष में अगर देखें तो कह रहे हैं कि विपक्ष में क्या खड़ा है? सिर्फ़ कविता है। यानी एक कविता है जो संघर्ष कर रहा है, जो आवाज़ उठा रहा है, बाकी सब कहाँ गए? यानी सब सत्ता के पक्ष में चले गए, कोई भी आवाज़ उठाने नहीं आया। सिर्फ़ कविता है, सिर्फ़ हज्जाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तरा चमक रहा है, सिर्फ़ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है, नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ। तो कविता में देखिए यहाँ पे ना बहुत ही मतलब कि अगर देखा जाए तो बहुत ही विद्रोही चेतना के साथ ये आवाज़ उठाते हैं कि कोई तो सामने नहीं आ रहा है, और यहाँ पे जो लोग भी हैं तो कहते भी कि तुम हो तो विपक्ष में, बेकारी और नींद से परेशान हो तुम। यानी जो जनता है, सामान्य जन देखे तो तुम विपक्ष में, बेकारी और नींद से परेशान, और एक जंगल है, मतदान के बाद खून में अंधेरा, पछीड़ता हुआ जंगल मुखबिर है, उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरौवत वो चाट सकता है। खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? अब यहाँ सामान्य जनता को ये चीज याद दिला रहे हैं कि जो हमें ये महसूस नहीं हो रहा है कि हमारे साथ साजिशें की जा रही हैं, हमारे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, हम उसका प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे घर में भी ऐसी स्थिति हो, तब तुम आवाज़ उठाओ। यानी एक तरीके से इन्होंने देखिए उस समय की वस्तु स्थिति को भी लिया था, जो चीनी आक्रमण के बाद
की स्थिति का यहाँ पे वर्णन किया गया कि जैसे कैसे कहा जाता था कि जो हिंदुस्तान है और चीनी वाले ये सब भाई-भाई हैं। लेकिन कैसे उसने भाई-भाई के नाम पे छुरा भोंका, वही आक्रमण, उसी आक्रमण के बाद नफ़रत, साजिश के अंधेरे से गुज़रता हुआ मेरा देश बिल्कुल वही स्थिति में है, जहाँ हरियाली, सुख, समृद्धि का नामो-निशान देखें तो समय के साथ वो चला जा रहा है और यहाँ 2 ज़ुबान या भाषाओं के अलावा तीसरी भाषा का मतलब नफ़रत जान पड़ता है। तो ये जो है रघुवीर सहाय की कविताओं के संबंध में जो बात कही गई है कि उन्हें धूमिल की कविताओं पर पूरी तरह लागू किया जा सकता है। धूमिल की कविताओं को पढ़ने से ऐसा लगता है कि हिंदी यहाँ पहली बार विरोध के द्वार से संसद में प्रवेश करती है। तो साठोत्तरी कवियों में धूमिल की ये जो कविता में आप कह सकते हैं कि जो तेवर है, जो लोगों को एहसास दिलाने की बात है कि ये कारण है जो तुमको अंदर से झकझोर देना चाहिए। अगर आग दूसरे के घर में लगी है तो ये मत सोचो कि लौ तुम्हारे घर तक नहीं आएगी। तो ये सामाजिक राजनीतिक समस्याओं पे जो इन्होंने व्यंग के माध्यम से चीज़ें कसी है, वो कहीं न कहीं इनकी वैचारिक प्रतिबद्धता को दिखाता है। आगे कहते हैं कि आखिरकार, आखिरकार यानी ये जो लपट उठी है ना, खबरदार ऐसी स्थिति में तुम अपने आप को ना पाओ कि तुम्हारे घर तक जो है लव नहीं मतलब कि पहुँचेगा। वैसे ये नक्सलबाड़ी तो वहाँ के संदर्भ में जो नक्सलबाड़ी था यानी बंगाल में आप देखते हैं कि जिस तरीके से हिंसक गतिविधियाँ शुरू हुई, अपने अधिकार के लिए लोग शुरू हुए, तो उसके समर्थन में जो है इन्होंने आवाज़ उठाई थी। वैसे तो बहुत सपाट बयानी में लेकिन जैसे-जैसे आप कविता पढ़ेंगे, आपको खुद ये महसूस होगा कि अगर यहाँ पे अन्याय हो रहा है और न्याय के लिए नहीं खड़े हो रहे हो, तो ये मत भूलो कि अन्याय के उस जो अन्याय का एक कहते हैं ना कि आपको अगर एक मछली तालाब में गंदी है तो सारे के सारे उसमें मतलब कि उसमें सबके नाम जुड़ेंगे। तो अगर स्थिति बदहाल है आपके देश की और आप नहीं खड़े हो रहे हैं तो उसमें पिसने वाले में सिर्फ़ एक नहीं होगा, आप सब पिसेंगे। तो यही इनका कहने का मतलब है कि जंगल में अगर है, तो ये मत सोचो कि तुम चाहे पक्ष में हो, विपक्ष में हो। अगर तुम आवाज़ नहीं उठाए तो फिर अपने हक के लिए नहीं लड़े तो तुम्हारा हक छीना जाएगा और तुम जंगल की अगर आग लगी है तो उस आग से नहीं बच पाओगे। तो ये कुछ है नक्सलबाड़ी वहीं के संदर्भ में ये चीज़ें थी। बहुत ही सपाट बयानी में कविता है ऐसा कुछ नहीं लेकिन इनके गहरे निहितार्थ को अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छे से जो है इस कविता का अर्थ समझ पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट कविता के साथ। धन्यवाद।